आपकी बहन हूँ। मैंने अपने भाई को बहुत शर्मिंदा करने की कोशिश की, लेकिन उस पर मेरी किसी बात का असर नहीं हो रहा था और वो आगे बढ़ता गया। इसके बाद उसने मुझे बेड पर धक्का दिया। मैं औंधे मुंह बेड पर जा गिरी। फिर भाई ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और बेड पर मुझे उल्टा करके पूरी रात मेरे साथ। अपने भाई की बात सुनकर मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। मुझे अपनी इस बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कभी ऐसे अल्फाज अपने भाई के मुंह से सुनूंगी। मैंने भाई को गुस्से से कहा कि भाई आप होश में तो हैं। वो नशे में चूर अपने पांव पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लड़खड़ाते हुए कदमों से मेरे कमरे की दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं जो भी कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, तुम रात को तैयार रहना। मैंने डर कर कहा कि मैं ऐसा कोई भी गुनाह नहीं करूंगी। कहने लगा कि अगर तुम शराफत से ना मानी तो मुझे मनाना आता है। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गया और जाते हुए मेरे कमरे को भी ला कर गया। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अपने भाई से ये तवक्को नहीं थी। मैं फौरन दरवाजे के पास आकर दरवाजा पीटने लगी और रो रो कर शोर मचाने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला था। पूरी रात मैंने रोकर गुजारी। दरवाजा पूरा दिन भी बंद रहा। मैं भूखी प्यासी दरवाजा पीटती रही, लेकिन कोई भी मेरी मदद को नहीं आया था। शायद इसलिए कि मेरा भाई मुझे जिस घर में लाया था ये सुनसान इलाका था। यहाँ करीब कोई आबादी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि वो अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए इस हद तक गिर सकता है। वो बहन भाई के रिश्ते की यूं धज्जियां उड़ा सकता है। इस सुनसान इलाके में करीब कोई घर नहीं था। मेरा भाई मुझे यहाँ धोखे से लेकर आया था। मैंने पूछा कि तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? यहाँ तो कोई आबादी नहीं है। वो कहने लगा, इसलिए तो ये इतना बड़ा घर सस्ता मिल गया है। मैंने कहा, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यहाँ आसपास कोई नहीं रहता। मुझे वापस अपने पुराने घर में जाना है। वो कहने लगा, अब यही हमारा घर है। वो घर मैंने फरोख्त कर दिया है। वो मुझे इस सुनसान इलाके में ले आया। वो घर बिलाशुबा हमारे पुराने घर से बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन मुझे डर लगा रहता था। अभी चंद दिन ही हुए थे हमें यहाँ आए हुए, तो भाई ने अपना असल मकसद भी बयान कर दिया। वो मुझसे बदकारी करवाना चाहता था और उन पैसों से अपने नशे की लत को पूरी करना चाहता था, जो पुराने घर में मुमकिन नहीं था, क्योंकि वहाँ पर पड़ोस में रहने वाले लोग मेरी वालदा की वफात के बाद मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं उस वक्त कमरे में बंद अपनी किस्मत पर रो रही थी। भूख प्यास को बर्दाश्त करके मैं नडाल सी हो गई थी। दिन से दोबारा रात हो चुकी थी कि जब कमरे का दरवाजा खुला, सामने एक पक्की उम्र का शख्स था। उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए थे। वो मुझे देखकर बड़ी कमीनगी से मुस्कुरा रहा था। मैं कई कदम पीछे हट गई। उस शख्स ने दरवाजा बंद किया और मेरी जानिब बढ़ने लगा। उसके गलत इरादे देखकर मैं रोने और चिल्लाने लगी कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं इस गुनाह के लिए राजी नहीं हूँ। वो कहने लगा, मैंने तुम्हारे भाई को मुंह मांगी कीमत अदा की है। ये कहकर वो मेरे पास आ गया। मैंने पूरी कुव्वत से उसे धक्का दिया। वो पीछे जा गिरा था। मैं जल्दी से कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लगी, लेकिन इससे पहले ही वो मुझे बाजू से पकड़ चुका था और इस बार बहुत गुस्से में था। मुझे एक गाली बकी और बेड पर पटक दिया। मेरा सर बेड के किनारे पर जा लगा था। मेरा सर इस जोर से लगा था कि मुझे चक्कर आने लगे। कुछ मैं 24 घंटों से भूखी प्यासी थी। खुद में इतनी हिम्मत नहीं रखती थी कि सामने वहशी सिर्फ इंसान से अपने बचाव के लिए लड़ सकती। सुबह का सूरज मेरे लिए बर्बादी का नया सामान लेकर तलू हुआ था। वो शख्स मेरे मुंह पर पैसे फेंककर बड़ी हकारत से मुझे देखकर कहने लगा, बड़ा अकड़ रही थी, रात को मेरे सामने देख लिया अपना अंजाम। ये मर्द का मुआशरा है। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ बिकने के लिए ही होती हैं। आइंदा जब भी मैं आऊं तो झुककर मेरे सामने पेश आना, वरना आज से ज्यादा बुरा हश्र करूंगा तुम्हारा। वो कमरे से जा चुका था और मेरे आंसू मेरी आंखों से बहकर तकिया भिगोने लगे थे। उस शख्स ने एक वहशियाना सलूक मेरे साथ बरता था। मैं रोती और चिल्लाती रही, लेकिन वो मेरे तड़पने पर मजीद कहके लगाता रहा। कहने लगा, ये मुझे धक्का देकर पीछे गिराने की सजा थी। मेरा जी चाहा जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैं भूख और अजियत को सह सह कर बिल्कुल नडाल हो चुकी थी। जब मेरा घटिया भाई मेरे कमरे में आया, मेरा बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर नजर बदल गया। मेरे बेड पर बिखरे नीले नोट देखकर उसकी आंखें चमक उठी थी। उसने किसी भूखे कुत्ते की तरह से वो नोट पकड़े थे और कमरे से बाहर निकल गया। मेरा कमरा फिर से लॉक हो चुका था, लेकिन इस बार मैंने कोई एहतजाज नहीं किया था। मुझ में इतनी सकत कहाँ बची थी। कुछ देर बाद मेरा भाई इरफान मेरे लिए नाश्ते की ट्रे ले आया। नाश्ते की ट्रे मेरे सामने रखकर कहने लगा, पेट भरकर खा ले, तेरे ही पैसों से लाया हूँ। मेरा जी चाहा उसके मुंह पर थूक दूं या वो ट्रे उठाकर उसके मुंह पर फेंक दूं। मैंने नफरत से उसकी तरफ देखा, जिसे अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। फिर मुझे चोर आंखों से देखकर कहने लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें यूं कैद करके। अगर तुम आराम से मेरी बात मान जाती तो मुझे ये सब न करना पड़ता। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहनें तो भाई की इज्जत होती हैं और उसकी गैरत होती हैं। वो तो अपनी बहन की जानिब उठने वाली मैली आंख को भी फोड़ देते हैं, बड़े बाजार में लड़ पड़ते हैं। ये कैसा भाई था जो बहन के कमरे में एक गैर मर्द को खुद लाया था, सिर्फ चंद हजार नोटों की खातिर। मेरे आंसू थे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये शायद मेरी अजियतों भरी जिंदगी की इब्तदा थी। असल मौत तो उस वक्त हुई
जब मेरे सगे भाई ने अपना नशा पूरा करने के लिए मेरे साथ मेरे वालिद का इंतकाल उस वक्त हुआ जब हम दोनों बहन भाई बहुत छोटे थे। मेरी माँ ने इद्दत भी पूरी नहीं की थी कि लोगों के जूठे बर्तन मांजने लगी थी ताकि हमारा पेट भर सके। पूरा दिन अम्मा लोगों के घरों में काम करती, शाम को थकी हारी आती तो घर के कामकाज करने लगती। मैं उस वक्त सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन अपनी अम्मा की खातिर मैंने अपनी उम्र से पहले ही घर के कामकाज संभाल लिए। इमरान भाई उस वक्त 10 साल का था, लेकिन काम कुछ नहीं करता था। जैसे ही अम्मा काम पर जाती वो भी घर से बाहर निकल जाता। पूरा दिन गली के आवारा लड़कों के साथ घूमता फिरता। अम्मा के घर आने से पहले घर आ जाता और मुझसे कहने लगता कि अम्मा को ये मत बताना कि मैं बाहर गया था। साथ ही अपनी जेब से मुझे टॉफी निकाल कर देता। मैं खुशी से रख लेती और अम्मा से भाई की कोई शिकायत न लगाती। मगर एक बार जो मेरी आंखों ने देखा, मेरे होश उड़ गए थे। वो 10 साल का था। एक बार रात के वक्त अम्मा गहरी नींद सो रही थी जब मेरी अचानक से आंख खुल गई। मैंने देखा तो भाई की चारपाई खाली थी। आधी रात को भाई कहाँ जा सकता था। मुझे शुरू से ही भाई से बेहद मोहब्बत थी। हम 2 ही तो बहन भाई थे, फिर बहनों को भाई से ज्यादा मोहब्बत होती है, ये तो फितरी सी बात है। मैं कमरे से दबे पांव बाहर आई तो भाई सहन में था और चारपाई पर बैठा सिगरेट पी रहा था और साथ साथ खांस भी रहा था। मैं ये देखकर हैरान रह गई, इतनी सी उम्र में वो सिगरेट पी रहा था। मैं फौरन से भाई के पास आ गई। वो मुझे सामने देखकर बौखलासा गया था। सिगरेट के धुएं की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे देखकर पहले तो उसने सिगरेट अपने पीछे छुपा ली, लेकिन मैं देख चुकी थी। मैंने कहा मैं अभी अम्मी को बताऊंगी कि आप सिगरेट पी रहे हैं। मेरी बात सुनकर भाई की रंगत उड़ गई थी। उन्होंने फौरन सिगरेट बुझा दिया और फिर मुझसे कहने लगे कि तुम मेरी प्यारी बहन हो, अम्मा से कुछ मत कहना, मैं तुम्हें कल 2 टॉफियां ला कर दूंगा। मैं फौरन से मान गई क्योंकि मुझे टॉफी चॉकलेट बहुत पसंद थे। इसके बाद भाई तो अपनी रविश में बढ़ता ही चला गया। पहले सिगरेट का आदी हुआ, इसके बाद नशे के सिगरेट पीने लगा। रात को देर से घर आने लगा। जब अम्मा सो जाती तो वो घर से बाहर निकल जाता। मुझसे कहता कि मैं सहन में बैठकर उसका इंतजार करूं। जब वो आए तो चुपके से दरवाजा खोल दूं ताकि अम्मा को खबर ना हो, और बदले में वो मुझे चॉकलेट ला कर देता। मैं नहीं जानती थी कि मेरी छोटी सी लालच मुझे कितनी महंगी पड़ेगी। अगर मैंने अम्मा को उसी वक्त बताया होता तो अम्मा इमरान भाई को उसी वक्त रोक लेती, लेकिन मैं तो चंद चॉकलेट की खातिर भाई की रास्ता बन बैठी थी। एक दिन जब भाई घर आया तो उसके मुंह से अजीब सी बू आ रही थी। उसकी आंखें सुर्ख थी और उसके कदम भी बुरी तरह से डगमगा रहे थे। वो घर में दाखिल होते ही सहन की चारपाई पर डह गया और सो भी गया। उस वक्त वो 15 साल का था जब उसने शराब पी थी, लेकिन अम्मा को फिर भी कुछ नहीं पता था क्योंकि मुझे चॉकलेट का लालच था। भाई अब जुआ भी खेलने लगा था और जब जुआ जीत जाता तो मुझे बिरयानी खिलाता। मुझे नहीं पता था कि जुआ बुरी चीज है। मैं रोज भाई के लिए दुआ करती कि वो जुआ जीत के आए, क्योंकि अम्मा की मेहनत के पैसों से बस दाल रोटी ही पकती थी। अम्मा जब सो जाती, भाई घर से बाहर निकल जाता, जुआ जीतकर बिरयानी लाता, हम दोनों मिलकर खाते। जब वो 16 साल का हुआ तो अम्मा ने उसे एक वर्कशॉप पर नौकरी पर लगवा दिया। भाई बस चंद घंटे ही नौकरी करता, बाकी जुआ खेलने लगता। वर्कशॉप के मालिक ने अम्मा को भाई के बारे में सब कुछ बता दिया कि तुम्हारा बेटा नशा करता है, जुआ खेलता है, नौकरी भी ठीक से नहीं करता। मेरी माँ तो ये सब सुनकर रोने लगी, अपना सर पकड़कर बैठ गई। पहली बार अम्मा ने भाई को बहुत मारा था और खुद भी बहुत रोई कि मैं मेहनत मजदूरी करती रही ताकि तुम लोग हराम से बचते रहो और तुमने खुद को किन चक्रों में फंसा लिया है। मेरा भाई उस वक्त नशे का बुरी तरह से आदी हो चुका था। अम्मा की मारपीट का उस पर कोई असर ना हुआ। अब वो पूरा दिन घर बैठा रहता। रात को एक पाउडर लाता और कागज का होल बनाकर उस पाउडर को सोल के जरिए सूंघता। वो पाउडर नाक के जरिए भाई के अंदर चला जाता और फिर वो दुनिया से बेखबर हो जाता। मेरी माँ उसे एक बार मंशियात के हॉस्पिटल में भी लेकर गई ताकि उसका इलाज हो सके, लेकिन वो वहाँ से भी भाग आया। अब वो अम्मा की तनख्वाह में से भी चोरी करने लगा था। उसे जब तक नशा ना मिलता वो बेचैन सा होने लगता, रोने लगता और पागल सा हो जाता। घर के बर्तन जमीन पर पटकने लगा। अब तो अम्मा भी उसके जुनून और पागलपन को देखकर डर जाती थी। वक्त यूं ही गुजरने लगा था। मेरा भाई 20 साल का हो चुका था और मैं 17 साल की। जब एक दिन भाई माँ से पैसे मांग रहा था, माँ ने साफ इनकार कर दिया। वो पहले तो घर की चीजें तोड़ने लगा, लेकिन अम्मा ने फिर भी उसे पैसे ना दिए। वो नशा ना मिलने की वजह से दीवानगी पर उतर आया था। उसने अम्मा का गला दबाना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं भाई से अम्मा का गला छुड़वाने लगी, लेकिन वो अम्मा को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। मुझे भी जोर से धक्का दे दिया। मैं फर्श पर जा गिरी। वो बार बार अम्मा से पैसों का तकादा कर रहा था, साथ ही साथ अम्मा का गला भी घोंट रहा था। जब तक मैं दोबारा उठकर भाई के पास आई ताकि उससे अम्मा को छुड़वा सकूं। उस वक्त अम्मा मर चुकी थी। ये देखकर मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी। भाई का जुनून यकदम खत्म हो गया। उसने जैसे ही अम्मा का गला छोड़ा, अम्मा का मुर्दा जिस्म जमीन बोस हो गया। ये देखकर भाई की रंगत भी उड़ गई थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले हमारा दरवाजा बजाने लगे। भाई मुझसे कहने लगा, खुदा के लिए मुझे बचा लो, मैंने जानबूझकर अम्मा को नहीं मारा। मुझे तो खुद भी होश नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुमने मोहल्ले वालों को ये बता दिया कि मैंने अम्मा का गला घोंटा है तो ये मोहल्ले वाले मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे
और पुलिस मुझे फांसी पर चढ़ा देगी। क्या तुम मुझे मरते हुए देख सकती हो? मैं अभी अम्मा के गम में ही तड़प रही थी। भाई को फांसी कैसे चढ़ा सकती थी? उस वक्त वो खुद भी रो रहा था और उसने जो कुछ अम्मा के साथ किया वो वाकई जुनून की कैफियत में किया था। मैंने इस बार भी अपने भाई की मान ली। उसके हर छोटे बड़े जुर्म पर जैसे बचपन में पर्दा डालती आई थी, अब इस जुर्म पर भी पर्दा डाल दिया और अपने होंठ सी लिए। लेकिन इसका सिला मुझे क्या मिला था? इसका सिला मुझे ये मिला कि उसी भाई ने मेरी इज्जत को तार तार करके रख दिया था कि बहनें भाइयों पर जान वार देती हैं और मैं इज्जत वार चुकी थी। उसके नशे ने पहले मुझसे मेरी माँ छीनी थी और आज इज्जत। वो मुझे उस मोहल्ले से निकाल कर इस उजाड़ बियाबान जगह पर ले आया क्योंकि यहाँ मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मेरा भाई मेरे सामने नाश्ता रखकर जा चुका था। मैंने रोते धोते अपने पेट के दोजख को भरा था इससे पहले कि इमरान मेरे कमरे का दरवाजा लॉक करता। मैंने कहा, भाई मैं आपकी हर बात मानूंगी, दरवाजा लॉक मत करना। फिर यही हुआ था। इमरान मेरी तरफ से मुतमईन हो गया था और चला गया। जब वो घर से बाहर गया तो मैं भी कमरे से बाहर निकल गई। मैं जानती थी कि अब वो बेज़मीर हो चुका है, इसलिए मेरे पास एक ही रास्ता था और वो ये था कि मैं यहाँ से भाग जाती क्योंकि मैं यहाँ गुनाहों भरी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। मैं जानती थी कि वो रात को फिर किसी और को अपने साथ ले आएगा और खुद नशा करके सो जाएगा और वो लोग मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। इसलिए एक चादर खुद पर ओढ़कर अपना चेहरा छुपाए मैं घर से बाहर निकल गई। वो एक सुनसान इलाका था। मुझे ये तक मालूम नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने अपना सफर शुरू कर दिया। दोपहर से रात हो चुकी थी लेकिन मेरा सफर था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। मुझे वहाँ कहीं दूर दूर तक आबादी नजर नहीं आ रही थी। रात की स्याही भी छट चुकी थी और चल चल कर मेरे पाँव भी शल हो चुके थे। मुझे सामने मेन रोड नजर आ गया लेकिन शायद उस वक्त रात काफी हो चुकी थी इसलिए वहाँ इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि किस गाड़ी को रोककर पनाह मांगू जब अपना ही घर मेरे लिए महफूज नहीं रहा था। अपना सगा भाई ही मेरे मुहाफिज बनने के बजाय मेरा दलाल बन चुका था तो मैं किसी गैर पर भरोसा करती। मैं इन्हीं सोचों में गुम सुनसान सड़क के किनारे चल रही थी जब एक पुलिस मोबाइल मेरे पास आकर रुक गई। ये देखकर मैंने सुकून का सांस लिया था कि अच्छा है मैं पुलिस वालों को मिल गई। अब मैं अपने भाई के बारे में सब कुछ बता दूंगी। वो पुलिस इंस्पेक्टर मुझे सर से पैर तक देखने लगा। कहने लगा, है लड़की इस वक्त यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मैं रोने लगी और रोते हुए सारी बात इंस्पेक्टर को सुना दी। उसने कहा, ठीक है तुम हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम्हारे भाई को भी गिरफ्तार कर लेंगे और उन लोगों को भी जिन्होंने तुम्हें बर्बाद किया है। मैं ये सुनकर खुश हो गई। मैंने कहा, अब मुझे किसी दारुल अमान में छोड़ दें। वो कहने लगे, हाँ हाँ क्यों नहीं। मैं उनकी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई क्योंकि उस गाड़ी में उस वक्त वही ऑफिसर था जो गाड़ी भी खुद चला रहा था। काफी देर गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों में चलती रही। मेरे होश उस वक्त उड़े जब वो गाड़ी उसी घर के सामने जाकर रुकी थी जहाँ मेरे भाई ने मुझे कैद कर रखा था। उस घर के बाहर चांदोबाज किस्म के मर्द खड़े थे। इमरान भी उनके साथ मौजूद था। मैंने ये देखकर उस इंस्पेक्टर की तरफ देखा जो कमीनगी से मुस्कुरा रहा था। वो गाड़ी से नीचे उतरा और एक शख्स से कहने लगा, सेठ ले आया हूँ तेरी लड़की को वापस। साली खुद को बहुत होशियार समझ रही थी। ये सुनकर मेरा दिमाग चकराने लगा। उस शख्स ने गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे बड़ी बेदर्दी से बाजू से पकड़कर नीचे उतारा। फिर मुझसे फंकारते हुए बोला कि तू मेरे कब्जे में है, जहाँ भी भाग के जाएगी वापस यहीं आएगी और तेरे भागने की सजा जो तुझे आज मिलेगी तू अपने लिए मौत मांगेगी। ये कहकर उसने मुझे मेरे बेज़मीर भाई के सामने उस पुलिस वाले की जानिब पटका। मैं लड़खड़ाती हुई उस कमीने के पहलू से जा लगी थी। वो शख्स कहने लगा, तू इसे यहाँ वापस लाया है इसलिए पहला हक तेरा है। मैं ये सुनकर इमरान को पुकारने लगी कि वो मुझे बचा ले। शायद इमरान के खून ने कुछ जोश मारने की कोशिश की थी लेकिन उस शख्स ने जेब से एक पुड़िया निकाली और इमरान की तरफ बढ़ा दी। कहने लगा, ये पी और दुनिया भर बादशाह बन जा। ये कहकर वो 4 अफराद मुझे घर के अंदर ले गए। इमरान घर से बाहर था। घर का दरवाजा बंद हो गया। सुबह मेरी हालत ये थी कि मुझे उस कमरे से भी खौफ महसूस हो रहा था। कमरे में हल्की सी आहट भी मुझे कांपने पर मजबूर कर रही थी। मेरे साथ 4 लोगों ने गलत किया था। उसके बाद मैं समझ चुकी थी कि इमरान तो किसी के हाथ की कठपुतली बन चुका है। मैं किसी बहुत बड़े गैंग के हत्थे चढ़ चुकी हूँ। मेरे लिए भागना मुमकिन नहीं था। मैंने जो अंजाम भाग जाने पर भुगता था, मैंने ये कोशिश छोड़ दी। वो लोग चोर और डाकू थे जिनके साथ पुलिस के चंद एहलकार और ऑफिसर भी शामिल थे। वो नशे की लालच देकर इमरान से चोरी भी करवाते थे और कत्ल भी। मेरा भाई बदमाश बन चुका था। एक नशे की पुड़िया की खातिर वो उन कुत्तों के तलवे चाटने को भी तैयार हो जाता था। शायद नशा चीज ही ऐसी है जिसे लग जाए उसके साथ साथ उसके घर वालों को भी बर्बाद करके रख देती है। मैंने इख्तलाफ छोड़ दिया था इसलिए मुझ पर अब सख्ती भी कम कर दी गई थी। मगर एक दिन उन लोगों ने मेरे भाई को नशा नहीं दिया और उसे एक ऐसी बात कह दी कि रूह लर्ज जाए और घर में बंद करके चले गए। घर में उस वक्त इमरान था या मैं। वो बार बार मेन गेट पीट रहा था। कह रहा था कि अगर उसे नशा ना मिला तो वो मर जाएगा। वो तड़प रहा था, रो रहा था। लेकिन आज मुझे उस पर तरस नहीं आ रहा था। काफी देर वो घर की मुख्तलिफ चीजें तोड़ता रहा। फिर मेरे पास आ गया और कहने लगा, मुझे नशा चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। मुझे कैसे भी कहीं से भी नशा ला कर दो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त इमरान की आंखें सुर्ख होने लगी थी।
उस पर जुनून सा तारी होने लगा था, वैसा ही जुनून जिससे उसने अम्मा को मार डाला था। मैं ये देखकर घबरा कर पीछे हट गई। वो कहने लगा मुझे नशा चाहिए, मुझे नशा दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे कहा ठीक है मैं तुम्हें नशा देती हूँ, तुम पहले मुझसे दूर हटकर कुर्सी पर बैठ जाओ। वो मेरी बात सुनकर सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैं किचन में थी, दूध फ्रिज से निकाला और उसे गर्म किया। फिर उस गर्म दूध में 4 से 5 चम्मच चूहे मार दबा के डाल दिए और बाहर निकलकर वो गिलास बाई को पकड़ा दिया। मैंने कहा कि इसमें नशा है, इसे पी लो और भूल जाओ दुनिया के सारे काम और आजाद हो जाओ। उसने दूध का गिलास एक ही घूंट में पी लिया। कुछ देर बाद ही वो सो गया और इसके बाद वो फिर कभी ना उठा। आज मैं ये सुन चुकी थी कि वो लोग मेरे भाई से क्या मुतालबा करके गए थे। वो बदमाश इमरान से कह रहे थे कि अगर तुम्हें नशा चाहिए तो अपनी बहन के साथ बदकारी करो। ये सुनकर इमरान ने साफ मना कर दिया था कि वो ये कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ। इसलिए वो उसे नशा दिए बिना ही चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि नशे की खातिर वो कुछ भी कर सकता है। ये एक ऐसी अजियत थी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने एक इंतहाई कदम उठा लिया। वो चूहे मार दवा मैंने आज उन लोगों की शराब में भी डाल दी। ये जहरीली दवा मैंने उन लोगों के ड्राइवर से कहकर मंगवाई थी कि घर में चूहे बहुत आ चुके हैं, मुझे दवा डालनी है। वो ऐसी जहरीली दवा लाया जो 2 मिनट में चूहों का काम तमाम कर दे, और ऐसा ही हुआ था। वो लोग वापिस आए तो मैं इमरान की मौत पर रो रही थी। मैंने कहा नशा ना मिलने पर इमरान मर गया है। उन लोगों ने इमरान को दफना दिया। रात को मुझसे शराब लाने का कहने लगे। मैंने वही शराब उनके सामने पेश कर दी जिसे पीते ही आधे घंटे में वो लोग भी मर चुके थे। मुझे अपने इस अमल पर कोई अफसोस नहीं था। मैं घर से बाहर निकल गई और दारुल अमान चली गई और अब यहाँ अपनी बाकी की जिंदगी गुजार रही हूँ। मुझे बस इस वक्त का अफसोस है जब इमरान ने पहली बार सिगरेट पिया था। मैंने उसकी इस बात को राज रखा। अगर मैं उसी वक्त अम्मा से कह देती तो शायद हालात आज ऐसे ना होते।